नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत इस सप्ताह। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी का मोनगोट कर्नाटक में प्रवचन। अमेरिका सदन के विदेश मामलों की समिति में द्विदलीय संसदीय समर्थन के साथ तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम का प्रस्ताव पारित। कनाडा की संसद और प्रांतीय विधानसभा में तिब्बत में शांति एवं मानव अधिकारों की बहाली का विषय उठाया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने देहरादून में नवनिर्मित तिब्बती आवासीय परिसर गेफेलिंग का उद्घाटन किया। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव त्सेवांग ग्याल्पो आर्या ने कहा, चीन भारतीय मीडिया को गुमराह कर रहा है। कालिम्पोंग भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा तिब्बती पठार को बचाने के लिए जलवायु मार्च का आयोजन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। गत 17 दिसंबर 2019 को परम पावन दलाई लामा जी ने ड्रेपुंग लोसलिंग मठ में आयोजित आर्यदेव के मध्यम मार्ग पर 400 श्लोक की विचार गोष्ठी को संबोधित किया। इस विचार गोष्ठी में 15,000 से अधिक भिक्षु भिक्षुनियों तथा श्रद्धालुओं ने भाग लिया। परम पावन दलाई लामा जी के आगमन पर धारतो टुल्कू द्वारा इस विचार गोष्ठी का परिचय दिया गया। उन्होंने इस विचार गोष्ठी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये विचार गोष्ठी जे चोंगखपा के 600वें महापरिनिर्वाण वर्षगांठ समारोह, जे चोंगखपा के वरिष्ठ शिष्य प्रथम गांधेन ट्रिपा ग्याल्त्सब रिंचेन के राज्याभिषेक की 600वें वर्षगांठ तथा परम पावन दलाई लामा जी को गेशी लहारंपा प्राप्ति के 60वीं वर्षगांठ के आयोजनों से जुड़ी है। उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनकी दीर्घायु होने की कामना की। परम पावन दलाई लामा जी ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ हृदय सूत्र को अपने जीवन में उतारना ही अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। 16 दिसंबर 2019 को ड्रेपुंग लोसलिंग मठ के प्रांगण में प्रवचन एवं दीर्घ आयु अभिषेक शिक्षण प्राप्त करने हेतु 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने परम पावन दलाई लामा जी के आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी का मठाधीश द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। परम पावन दलाई लामा जी ने मंच पर आसन ग्रहण करने से पूर्व आर्य तारा थंगा की परंपरागत खताक से प्रार्थना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज मैं दीर्घ आयु अभिषेक शिक्षण देने जा रहा हूँ। हालांकि मन की शांति का अभ्यास ही वास्तव में दीर्घ आयु प्रदान करेगा। इसे प्राप्त करने के लिए बौद्ध दर्शन की 2 अभ्यास जरूरी है। वह बोधिचित्ता की कल्याणकारी मन और शून्यवाद की सही दृष्टि। यह दोनों बौद्ध दर्शन के सार है। उन्होंने बताया कि अहिंसा और करुणा के अभ्यास की परंपरा भारत में 3000 साल से भी पुरानी है। भारत के सभी आध्यात्मिक परंपराओं ने अहिंसा और करुणा की ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हुए सुरक्षित रखा है। इसके अतिरिक्त 14 दिसंबर 2019 को परम पावन दलाई लामा जी ने ड्रेपुंग गोमांग मठ के नवनिर्मित प्रांगण का उद्घाटन किया। परम पावन दलाई लामा जी का गोमांग मठ में आगमन पर मठाधीश, पूर्व मठाधीश, टुल्कुओं, एमोरी विश्वविद्यालय के बौद्ध विद्वान और वैज्ञानिकों तथा अन्य प्रमुख धर्माचार्यों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में गोमांग मठाधीश ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति उद्घाटन समारोह को आशीर्वाद देने के लिए कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने इस नवनिर्मित प्रांगण का संक्षिप्त परिचय देते हुए तिब्बत में ड्रेपुंग मठ के संस्थापक जाम्यांग छोचे ताशी पल्देन तथा गोमांग महाविद्यालय के संस्थापक ध्रुंग ठाकपा रिंचेन के योगदान की चर्चा की। उन्होंने बताया कि सन 1969 में जब इस मठ की भारत में पूर्ण निर्माण हुआ, उस समय इसमें केवल 60 भिक्षु थे। वर्तमान में यहाँ 2000 से अधिक भिक्षु अध्ययन कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह के बाद एमोरी तिब्बत विज्ञान साझेदारी लागू होने के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक संक्षिप्त समारोह आयोजित किया गया। निर्देशक डॉक्टर लोब्सांग नेकी ने परम पावन दलाई लामा जी एवं अन्य सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि 2006 में परम पावन दलाई लामा जी ने
एमोरी स्थित अटलांटा जॉर्जिया के एमोली विश्वविद्यालय के साथ एक कार्यात्मक संबंध शुरू किया था। परम पावन दलाई लामा जी ने अपने संबोधन में कहा कि महान शांतरक्षिता द्वारा 8वीं शताब्दी में समये मठ की तिब्बत में स्थापना की गई थी और उन्होंने तिब्बत के नरेश को बौद्ध साहित्य को तिब्बती भाषा में अनुवाद करने हेतु प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा कि भारत में हमारा निर्वासन हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि इससे हमें विश्व स्तर पर तिब्बत के सवाल को उठाने में सक्षम हुए हैं। वर्तमान समय में तिब्बती बौद्ध धर्म को प्राचीन नालंदा परंपरा का संरक्षक के तौर पर स्वीकार किया जाता है। उन्होंने कहा कि तिब्बत के भीतर सन 2009 से अब तक 150 से भी ज़्यादा तिब्बतियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की चर्चा करते हुए बताया कि उन शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान कर दिया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। परम पावन दलाई लामा जी का मुनगोड कर्नाटक में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार से है। आज परम पावन दलाई लामा जी गांधीन लची मठ में आयोजित जय रिम्पोछे जीवन विचार एवं बौद्धिक संपदा विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 21 दिसंबर को परम पावन गांधीन लची मठ में जय चोंखापा के 600वें महापरिनिर्वाण वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे तथा 22 दिसंबर को गांधीन मठ में विभिन्न मठों द्वारा दीर्घ आयु प्रार्थना अर्पण किया जाएगा। अमेरिका सदन के विदेश मामलों के समिति में द्विदलीय संसदीय समर्थन के साथ तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम का प्रस्ताव पारित हुआ। इस विधेयक को सदन के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि इलियट एंगल ने अपने समर्थन तथा तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम के पक्ष में संबोधित किया। सांसद मैगवन और सांसद स्मिथ ने द्विदलीय समर्थन दर्शाते हुए इस विधेयक का परिचय दिया। सांसद स्मिथ ने हाल ही में तिब्बती युवा यूनियन द्वारा तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता की मांग पर आत्मदाह प्रदर्शन का सदन में बात रखी। इस साल के शुरुआत में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग संघे तथा वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय के नेतृत्व में तिब्बतियों एवं तिब्बती संगठन द्वारा तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम का प्रस्ताव पारित हेतु पुरजोर से अभियान किया गया। कनाडा की सांसद सत्र के दौरान सांसद अरीफ विरानी, सांसद गार्नेट जीनियस, सांसद क्रिस्टिन होगार्ट तथा प्रांतीय विधायक फुटीला करपोचे ने परम पावन दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित दिए जाने की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिब्बत मुद्दा उठाया। अपने संबोधन में सांसद अरीफ विरानी ने परम पावन दलाई लामा जी के शांति और अहिंसा के माध्यम से विश्व में मानव के प्रति सकारात्मक योगदान की प्रशंसा की। I was humbled to meet with the Dalai Lama in 2018 in India. What I will always recollect from that meeting was his wisdom, his kindness, and most of all his dedication to the Tibetan people and his promotion of the middle way approach. सांसद गार्नेट ने अपने संबोधन में कहा कि चीन सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण तिब्बत के अंदर तिब्बतियों को धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। इसके अलावा अब चीनी सरकार तिब्बत के धार्मिक परंपराओं विशेषकर परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए कनाडा के लोग चीन सरकार की कठोर निंदा करते हैं। With the real Panchen Lama being disappeared and the Chinese government advancing their own candidate instead. This is one of many serious violations of religious freedom that we see in Tibet. सांसद श्रीमती क्रिस्टिन होगार्ट ने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बत में शांति और मानवाधिकारों को बहाल करने के लिए अथक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नोबेल शांति समिति द्वारा परम पावन दलाई लामा जी को उनके प्रमुख प्रतिबद्धता, सार्वभौमिक जिम्मेदारी के विचार तथा सभी प्राणियों के प्रति बौद्ध दर्शन पर आधारित शांति एवं अहिंसा के मार्ग दिखाने की वैश्विक योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। And I would strongly urge all members to take the time to meet with the Tibetan Canadians and listen to their suggestions on what we can do to help restore peace and human rights in Tibet. प्रांतीय विधायक श्रीमती फुटीला ने अपने संबोधन में कहा कि 10 दिसंबर तिब्बतियों के लिए विशेष अवसर है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1989 में
तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी को तिब्बत मुद्दे का शांतिपूर्वक हल निकालने के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि चीनी शासन के अंतर्गत वर्तमान तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसका प्रत्यक्ष कारण तिब्बत पर चीनी अवैध नियंत्रण और दमनकारी नीतियों के विरोध में 2009 से अब तक 150 से अधिक शांतिपूर्ण एवं अहिंसक तिब्बती आंदोलनकारियों द्वारा किया गया आत्मदाह है। As His Holiness said when he accepted the Nobel Prize, quote, "All of us human beings want freedom and the right to determine our own destiny as individuals and as peoples," end quote. As Canadians, we must stand in solidarity and join Tibetans, Uyghurs and Hong Kongers in their call for freedom and human rights. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे और गृह विभाग के कालुन श्री सोनाम तोपकेल खोलासंग द्वारा देहरादून तिब्बती बस्ती के निकट में नवनिर्मित तिब्बती आवासीय परिसर गेफेलिंग का उद्घाटन किया गया। सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे के आगमन पर दिगिलिंग स्थित तिब्बती कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय न्याय आयुक्त, स्थानीय तिब्बती विधायक, स्थानीय तिब्बती संस्थाओं तथा तिब्बतियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। अपने संबोधन में विशेष अतिथि श्री खोलासंग ने कहा कि सीक्योंग डॉक्टर सांगे के नेतृत्व में 15वीं कशाक द्वारा इस नवनिर्मित आवासीय परिसर का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि इस आवासीय परिसर का नाम गेफेलिंग परम पावन दलाई लामा जी द्वारा प्रदान किया गया है। मुख्य अतिथि सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि यह नवनिर्मित आवासीय परिसर का कार्य केंद्र तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों के संयुक्त प्रयासों से सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि तिब्बतियों पर अपने आंदोलन को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने सभी तिब्बतियों को संविधान एवं कानून का पालन करने की सलाह दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री छेवांग ग्याल्पो आर्या ने अपने एक लेख में प्रामाणिक उदाहरण देते हुए बताया है कि तिब्बत के अंदर चीनी प्रशासन द्वारा व्यापक पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन जारी है। उनका ये लेख 13 दिसंबर 2019 को हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे गए आलेख का जवाब है। अपने लेख में आर्या ने बताया कि चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत पर बयान तथ्यविहीन, भ्रामक तथा गुमराह करने वाला है। उन्होंने लिखा कि चीनी कम्युनिस्ट नेतृत्व द्वारा तिब्बत पर अपने कब्जे को सही ठहराने के लिए भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गलत जानकारी देने का जानबूझकर किया गया एक प्रयास है। वास्तव में तिब्बत पर चीनी कब्जे के 70 वर्ष दमनकारी और क्रूरतापूर्ण रहे हैं। तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की जिंदगी, शांति और खुशहाली का नामो निशान नहीं है। अंत में श्री आर्या ने अपने लेख में बताया कि भारतीय समाचार पत्रों को चीनी साम्राज्यवादी शासन के मुखपत्र नहीं बनना चाहिए। ज्ञातव्य है कि भारत के सीमा क्षेत्रों पर चीनी सेना द्वारा लगातार आक्रमण करते रहते हैं। इस संदर्भ में सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री ग्याल्पो आर्या ने कहा कि Yes, so recently China Daily, they have published 2 articles in Hindustan Times paper. In fact, it is just Chinese propaganda in which they have said that there has been a lot of development in Tibet since the Chinese took over Tibet, and they have also mentioned about the 3 Tibetan people who are leading a very satisfactory and happy life in Tibet. So they have said that since China has entered Tibet, they have developed Tibet in such a way that the Tibetans are very happy there, and there is a religious freedom and a lot of development there. And they have built about big 5 airports with 92 connections. So all this they have said, and they have said about the double-digit GDP growth. So here we need to explain that whatever they have said is a propaganda. For the Tibetan, these 70 years of Chinese rule has been the 70 years of brutal occupations and repressions. So Tibetan people have suffered a lot under the Chinese governments. कालिम्पोंग स्थित भारत तिब्बत मैत्री संघ और तिब्बती कल्याण कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 13 दिसंबर 2019 को
पृथ्वी के तीसरे ध्रुव तिब्बती पठार को बचाने के लिए जलवायु मार्च का यूलोकोपे वृत्त आश्रम से त्रिकोण पार्क तक आयोजन किया गया। इसमें भारत तिब्बत मैत्री संघ कलिम्पोंग के अध्यक्ष श्री पी.टी. बूटिया, कलिम्पोंग तिब्बत कल्याण अधिकारी एवं तिब्बती लोग, पश्चिम बंगाल भूटिया विकास बोर्ड के उप अध्यक्ष कर्नल दादुल रिंचन भूटिया, भिक्षुगण, भारत तिब्बत मैत्री संघ के कार्यकारी सदस्य तथा अन्य तिब्बत समर्थक शामिल थे। इस जलवायु मार्च का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में अवगत कराना है, क्योंकि तिब्बत में पर्यावरण के विनाश से तिब्बत के सीमावर्ती सभी देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। ज्ञातव्य है कि तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद से तिब्बती पठार को सेनियाईकरण किया गया है, जिससे एशियाई देशों विशेषकर भारत को चीन से लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सभी प्रदर्शनकारियों ने मार्च के दौरान तिब्बत के पर्यावरण संबंधी नारे लगाए। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।